हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज इस पर मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण संगठन नाटो के विषय में जानकारी देने वाला हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट संगठन है, कई बारी चर्चा में रहा है, कई बारी खासकर शीत युद्ध में इसकी भूमिका बहुत विस्तृत रही है। हालांकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी भूमिका में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आज हम लोग नाटो के बेसिक सारे इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। अनेक संस्थाओं में अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों में मैं अपने सेवाएं दे चुका हूं। क्वालिफिकेशन में एमफिल हूं और बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आए हैं। बच्चों, आप मुझे t.me _निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है। और आप मुझे @spectra निशांत 7339 इस अन अकेडमी प्रोफाइल पे भी चेक कर सकते हैं। बच्चों, ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप इस पे मुझे फॉलो कीजिए, आपको सारी चीजों की जानकारी प्रदान की जाएगी। बच्चों, आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल का प्ले स्टोर जाना पड़ता है, जहां से एंड्रॉयड वर्जन के लिए इसको डाउनलोड किया जा सकता है। और साथ ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो ऐप स्टोर से भी, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ये कॉम्पिटेबल सोर्स होता है आपके डाउनलोड का। बच्चों, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आपको देता है अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, लाइव टेस्ट, क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। बच्चों, आप इसके साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। आपको 15,519 डिफरेंट कोर्सेस, सारे डायमेंशंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की समरी, सारी चीजें, इवन प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग पे भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और जब भी आप डाउनलोड करें, निशांत 1 कोड का यूज करें सब्सक्रिप्शन लेते समय, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। बच्चों, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसकी कीमत 49,500 है, एक साल के लिए 44,550 में, 2 साल के लिए 72,000 है, 64,800 में उपलब्ध है और 3 साल के लिए 81,000 में। बच्चों, अन अकेडमी आपको देता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक यूनिक सब्सक्रिप्शन है। इसके पीछे रीजन है कि इसमें एक तो पर्सनल कोच आपको मिलते हैं, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, स्टडी प्लानर होता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक होता है। इसके लिए आपको 1 ईयर का कोर्स 69,500 का है, जो 62,500 में, और 2 इयर्स का कोर्स 96,300 में लिया जा सकता है। आप अगर मेरे कोड निशांत 1 का यूज करते हैं, 3 इयर्स 1,26,900। बच्चों, इसमें आपके पर्सनल मेंटोर आपको सुविधा देंगे ताकि आपको सारी चीजें कराई जा सके। बच्चों, अब अगर आप मेरे कोड निशांत 1 का यूज करते हैं तो आपको 10% में इसमें ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको बहुत सारे, मैं आपके सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट करने वाला हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ में पढ़ाने वाला हूं। जैसे ऑप्शनल में मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं, आप अगर फिलॉसफी ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो उसमें मेरी सुविधाएं आपको मिल सकेंगी। हिस्ट्री ऐप पे मेरा चल रहा है और साथ ही पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन तो चल ही रहा है। निशांत 1 कोड का यूज आप करें। बच्चों, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 24,750 रुपीज पे करना पड़ता है, जबकि अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन 36,000 और 3 इयर्स का 45,000 रुपीज में आपको मिलता है। बच्चों, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए, जो कि जर्नी स्टार्ट हो रही है 11 जनवरी का से। आप इसमें इनरोल होइए और मेरे कोड निशांत 1 का यूज कीजिए। बच्चों, आपको कंप्लीट 1 ईयर का जीएस कोर्स मिलेगा
2022 के लिए यानी वर्ष 2022 के लिए मिल रहा है। वर्ष 2021 के लिए 6 मंथ्स का एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आप मेरे कोड निशांत वन का यूज कर सकते हैं। और मेरे कोड निशांत वन का यूज करने के साथ ही आपको मैंने बताया बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही मैंने बताया कि 11 जनवरी से ये सारे कोर्सेज 2023 के लिए भी शुरू हो रहे हैं और एनसीईआरटी के लिए बाइलिंगुअल बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है। बच्चों, अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो ऑफर मिल रहा है, जिसके डिटेल्स ये हैं कि अगर आप प्लस कोर्स का ऑप्शनल और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जीएस का, तो आपको 70,000 ओनली में मिल सकता है, जबकि 2 साल के लिए 99,680 में उपलब्ध होगा। बच्चों, आइकॉनिक की प्राइस हाइक होने वाली है, तो बिफोर कि ये प्राइस हाइक हो आप इसे ले लीजिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस प्लान को जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए और अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। बच्चों, अब हम लोग कई आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक को मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी अभी बताया, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाटो के संदर्भ में। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये रही है कि विश्व में इसने बहुत सारे जो मामले हैं उन मामलों में अपने आप को प्रूफ भी किया है। बच्चों, अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो कहते हैं, इसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, जिसे उत्तरी अटलांटिक अलायंस यानी गठबंधन का भी नाम दिया जाता है। बेसिकली ये एक 30 सदस्यीय 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच में एक सैन्य संगठन है। अगर हम लोग बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी, यानी एक दूसरे के साथ में सरकारी सैन्य संगठन के रूप में इसको बनाया गया है, इसकी स्थापना की गई है। अगर हम लोग बात करें तो इसको नाटो को उत्तरी अटलांटिक संधि के आधार पर स्थापित किया गया। अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 4 अप्रैल 1949 को गठित किया गया। इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को मानी जाती है। देखो बच्चों, आजकल प्री बेस्ड अगर हम लोग बात करें तो प्री बेस्ड क्वेश्चंस में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन होता है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। उस पॉइंट्स पे आपको मैं इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चंस पूछूंगा, ताकि आप लोग उस पे जब भी एग्जाम में हो तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकें और बना सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पे हमारा उतना ध्यान नहीं जा पाता। तो इनके ध्यान रखने के लिए ही मैंने इस सीरीज़ को एक इस्टेब्लिश किया, एक सीरीज़ की स्थापना की, जिसमें मैंने बहुत सारे आपको शार्क, बिम्स्टेक और ये सारी चीज़ें बताई हैं। मैं बहुत सारी नई चीज़ों को भी लेकर के आ रहा हूं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बच्चों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये कब गठित होता है? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो में अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य ही रखा गया कि भाई जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की सुरक्षा करना, उनके स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा को अपने पूरे समस्त सदस्य देशों के द्वारा संरक्षित करना। और ये राजनीतिक और सैन्य दोनों सुरक्षाओं से संबंधित था।
इसके सेंटर की अगर हम लोग बात करें, इसके स्पिरिट यानी कि इसका जो सामंजस्य करना, इसके सॉलिडेरिटी करना, यानी कि सामंजस्य, जितने भी सामूहिक देश हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनकी रक्षा को सामूहिक रूप से करना, यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में उनका पॉलिटिकल हित भी देखना, ये ध्यान रखना, उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री हित दोनों देखना, ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इसके लिए कोई एक देश केवल उत्तरदायी नहीं कि केवल एक देश पहुंच गया, सारे देश उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट रहा, जिससे कि सारे देशों के बीच में आपसी सामंजस्य की भावना आई, एक सॉलिडेरिटी आई, एकजुटता आती है उनके बीच में, और वो लोग सभी सदस्य देश एक दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होने लगे। ये नाटो की एक बहुत बड़ी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो विशेषता रही। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो नाटो ये सामूहिक रक्षा प्रणाली का गठन करता है, यानी कि एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम, मतलब सिर्फ एक देश की सीमा नहीं। देखो, एक देश की सेना होने से कई बार क्या होता है कि एक देश की सेना होने से असुरक्षा की भावना होती है, दूसरे देश पे बर्डन भी पड़ता है, प्लस संप्रभुता की रक्षा नहीं होती। तो नाटो ऐसा संगठन बनाया कि जिसमें सारे जितने भी सदस्य देश हैं, सब लोग अपनी अपनी मिलिट्री की कुछ टुकड़ियां भेजते हैं, जो सैन्य टुकड़ियां भेजते हैं। तो ये कलेक्टिव डिफेंस का एक सिस्टम है। और ये अगर कोई भी सदस्य देशों के अलावा किसी भी बाहरी दल देश ने अगर हमला कर दिया, कोई भी दूसरे देश ने हमला कर दिया, तो ये लोग मिल करके उन सदस्य देशों की रक्षा करेंगे। कहने का तात्पर्य कि अगर इसका कोई सदस्य देश है, इनके सपोज करो ये सारे सदस्य देश हैं, तो इन सदस्य देशों की रक्षा का दायित्व जितने भी लोग हैं वो संगठनात्मक रूप से करेंगे, और कोई भी बाहरी आक्रमणकारी को एक साथ मिल करके उनके खिलाफ में युद्ध करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगर हम लोग बात करें तो इसके, जबकि इसके जितने भी मित्र देश हैं, इसके जितने भी सहयोगी संगठन हैं, इन सब का जो कमान है वो मांस, एक जगह है बेल्जियम में मॉन्स, उसमें है। तो दो अलग अलग इसका मुख्यालय, एक सामान्य मुख्यालय और कमान संचालन, चूंकि ये युद्ध की स्थिति में भी देखता है, राजनीतिक हितों को भी देखता है और युद्ध के हितों को भी देखता है। जब इतनी बातें हुई तो आपको ये जरूर से ये होना होगा कि भाई क्या है इसके सदस्यों की संख्या क्या है और कैसे बना, ये बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा। तो बच्चों, इसमें 12 लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, 12 सदस्य देशों ने। सदस्य देशों की सूची मैं आप लोगों को जब मेरे साथ में जो मेरे प्लस कोर्स के मेंबर्स रहेंगे या जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों को मैंने एक पीडीएफ अब से बहुत सारे बने हुए हैं, उन पीडीएफ्स को शेयर करने की बात करूंगा। बहुत सारे पीडीएफ्स आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें मिल सकें। तो 12 सदस्यों से स्टार्ट हुआ यह संगठन अब 30 सदस्य देशों तक पहुंच गया, जबकि हाल ही में इसका सदस्य कौन बनता है? मैसेडोनिया बनता है। मैसेडोनिया 27 मार्च 2020 को बनता है। अब ये अगर हम लोग बात करें तो इसके कई सदस्य देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य बनना चाहते हैं, कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि हम नाटो के सदस्य बने, तो उनकी सदस्यता के लिए आकांक्षी हैं। जैसे हम लोग बात करें बोस्निया की, हर्जेगोविना की, या हम लोग बात करें जॉर्जिया की, यूक्रेन की, ये सारे देश इसके सदस्य। नाटो संगठन ही बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन है। कहने को तो इसका विस्तार अटलांटिक महासागरीय देशों के बीच का है, लेकिन इसका जो प्रभाव है, और ये आप अगर देखते हैं तो पूरे विश्वव्यापी इसका प्रभाव रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रभाव रहा है। और ये शीत युद्ध के दौरान तो इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं तो इन सदस्य देशों के बारे में आपको पता चला कि वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं,
और 27 मार्च 2020 को मैसेडोनिया ने इसकी सदस्यता ग्रहण की और कई लोग पाइपलाइन में हैं। बोस्निया हर्जेगोविना है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, इनके आकांक्षी सदस्यों में से एक हैं जो चाहते हैं कि हमें नाटो की सदस्यता प्राप्त हो सके और वो नाटो के सदस्यता को प्राप्त करने के आकांक्षी हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं नाटो के लिए, तो मैंने आपको बताया कि इसका सबसे मूल उद्देश्य क्या है? राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सभी देशों के जितने भी सदस्य हैं उनकी रक्षा करना। सभी ये इसका स्थायी उद्देश्य है, ये परमानेंट एंडियरिंग है इसकी, इसकी एसेंशियल एंडियरिंग है। उनके राजनीतिक क्षेत्रों को और सैन्य क्षेत्रों को सभी को, और सभी सदस्य देश की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा ये लोग करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका अगर हम लोग देखें तो क्या बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों यूएन होने के बावजूद, यूनाइटेड नेशन होने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र होने के बावजूद नाटो जैसा संगठन क्या कर रहा था? यूएन के बारे में हम लोग अगली क्लास जो होगी मेरी एक लंबी क्लास होगी यूएन की, यूएन के बारे में आपको सारा डिटेल समझाऊंगा। उस क्लास में मैक्सिमम आइएगा, संभवतः मैं इस रविवार को या उससे पहले एक दिन अच्छी लंबी क्लास लेकर करके उसको बताऊंगा, उसको जरूर कीजिएगा आप लोग। तो बच्चों, अगर हम लोग नाटो की बात करें तो नाटो क्यों आया? अगर यहां पर ऑलरेडी यूएन था तो फिर नाटो जैसे संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न है कि क्यों पड़ी भाई। तो देखिए, बेसिकली क्या है, पश्चिमी यूरोप की अगर बात करते हैं तो इनकी सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाटो जैसे संगठन का विचार उत्पन्न हुआ। क्या होता है, विश्व युद्ध 2 खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 2 ने विश्व को न सिर्फ युद्ध की विभीषिका से परिचित कराया, बल्कि अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमले ने परमाणु हथियारों की घातकता से भी दुनिया को परिचित कराया। विश्व युद्ध की जो एक पृष्ठभूमि थी द्वितीय विश्व युद्ध की, उसमें कई अति राजनीतिक महत्वाकांक्षी देशों का एक रोल था। कई देशों की उच्च आकांक्षाएं, कई देशों के तुष्टीकरण का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध नजर आया। यूरोप में अगर हम लोग बात करें तो यूरोप में एक सबसे बड़ी चीज उठ कर करके क्या आती है? तो यूरोप में एक चीज उठ करके आती है कि जो यूरोप है वो यूरोप राजनीतिक तरीके से और सैन्य तरीके से अपने आप को न सिर्फ संगठित बल्कि संरक्षित भी करना चाहता था। वो चाहता था कि कोई भी अगर किसी भी तरह का आक्रमण हो किसी के खिलाफ तो उसका सामूहिक रूप से मिल के मुकाबला किया जाए, सब लोग मिल कर करके उसका मुकाबला करें। और अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जैसे विश्व युद्ध 2 खत्म हुआ, वैसे ही विश्व को 2 विभिन्न ध्रुवों में संकेंद्रित माना जाने लगा। एक जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और एक जिसका नेतृत्व रशिया कर रहा था। तो ये एक शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। शीत युद्ध का मतलब ये है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, मन ही मन दोनों एक दूसरे से दुश्मनी रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, चल निकलता है तो देखते हैं, देखते हैं। वर्ल्ड जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको बड़ी ही अच्छे से समझिए कि इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझने के लिए क्या करना चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए ये सोच लीजिए कि आप और अगल बगल के आसपास पड़ोसियों के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं। कई बारी होता है कि कोई भी पड़ोसी होता है, दोनों शक्तिशाली पड़ोसी, आप भी शक्तिशाली और एक और पड़ोसी भी शक्तिशाली,
डायरेक्टली लड़ झगड़ सकते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, कुछ लोग एक गुट बना लेते हैं, कुछ लोग एक गुट बना लेते हैं, दो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप के फॉर्मेशन में हर आदमी चाहता है कि लोग उसके साथ जुड़े, ताकि जब कोई उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर क्या किया जा सकेगा, तो वो अपने संगठन को मजबूत कर सकेंगे। इसके लिए ही आप देखते हैं कि उसमें कुछ जो लोग होते हैं वो लोग ऐसा होता है कि भाई उन लोगों की पार्टी हो जाती है कि भाई देख तेरे साथ हैं, हम तेरे ग्रुप में हैं, लेकिन क्या चल आज समोसा पार्टी करते हैं, तो वो भी कभी ये पार्टी देते हैं तो कभी वो पार्टी देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो विश्व में दो गुट बन गए, और दोनों गुट एक दूसरे के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे। अब कैसे प्रयास करेंगे, तो भाई दोनों बोलेंगे कि अगर मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं, अगर किसी ने उसका आंख उठा के देखा तो फिर हम लोग उसको अच्छे से धोएंगे। दूसरे ग्रुप वाला बोलेगा कि भाई हम लोग भी करते हैं कि हमारे ग्रुप में जो रहेगा, और अगर किसी अन्य ने उस ग्रुप में कभी भी घुसने का प्रयास किया या उसके खिलाफ में युद्ध का प्रयास किया, तो हम लोग सब लोग मिल कर करके कलेक्टिव एफर्ट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इनके विरुद्ध एक आक्रामक शैली अपनाएंगे, जिससे कि सामने वाला किसी भी तरह से हमारे पास में हस्तक्षेप करने से डरे। इन्हीं सब बैकग्राउंड पृष्ठभूमियों को लेकर के अगर हम लोग देखते हैं तो नाटो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड ऑफ माइंड में था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपको मालूम चल गया विश्व दो ध्रुवीय हो गया, एक में यूएसए, एक में रशिया, ये दो ध्रुव में हो गए। अब रशिया साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा था। दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, दोनों की अपनी अपनी सोच थी। साम्यवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है उसने यूरोप में बहुत तेजी से अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। यानी रसिया ने अपने नेतृत्व में जो पूरे यूरोप है उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू किया अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, कम्युनलिज्म को फैलाते हुए। कम्युनिज्म पूरी तरह से फैल रहा था, पूरी तरह से साम्यवाद फैल रहा था। अब अमेरिका को ये लगने लगा कि अगर ये व्यवस्था पूरे यूरोप में आ जाएगी तब तो फिर जो उनकी आइडियोलॉजी है उन पे तो डायरेक्ट थ्रेट होगा, सीधा सीधा अटैक उनकी आइडियोलॉजी पे है, उनकी विचारधारा पे है। इसका मतलब है कि उनकी विचारधारा के लिए क्या होने लगा, यहाँ पे एक थ्रेट उत्पन्न होने लगा, एक खतरा उत्पन्न होने लगा। अब ऐसी दशा में दोनों, अच्छा बेसिक चीज क्या है कि दोनों एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि एकदम सीधा कि चल आ जा मैदान में हम लोग दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, ऐसा प्रत्यक्ष युद्ध कर नहीं सकते थे। दोनों महाशक्ति हैं, दोनों महाशक्ति के रूप में उभरे हुए हैं, दोनों के अच्छे सिस्टम्स भी अच्छे हैं, हथियारों की सिस्टम्स भी अच्छे हैं। साम्यवादी देशों की एक विशेषता होती है, आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी रहे, उनके लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी भी रहे, वो हथियारों के मामले में बड़ा सॉलिड होते हैं। आप विश्व के बहुत सारे देशों को देख लीजिए जो कि साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हैं, तो उनके हथियारों के मामले में उनमें बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरताएं होती हैं, उनके बहुत सारा चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे कि रूस को देख लीजिए, आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया के लोगों की स्थिति खराब रहती है, लेकिन वहाँ परमाणु साधन संपन्न अपने आप को बनाने का प्रयास किया। अगर हम लोग देखते हैं तो मिसाइल और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो आगे रहते हैं, वो उनका बेस होता है। ये माना जाता है जैसे अगर हम लोग आइडियोलॉजी की बात करें तो ये माना जाता है कि साम्यवाद शुरुआत में बल प्रयोग के सिद्धांत पे भरोसा करता है, और ये कहता है कि बल प्रयोग द्वारा सारी चीजों का संकेंद्रण करके बाद में फिर से उसको पूरी समरसता लाई जाएगी। इसके संदर्भ में मैं कभी एक वीडियो बना करके डालूंगा, जितने भी साम्यवाद, समाजवाद और जितने भी पूंजीवाद हैं, माओइज्म है, इन सब के विषय में मैं एक चर्चा करने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही चर्चा करूंगा। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को इसकी आवश्यकता होगी, अगर आपको लगता है तो मैं इस पे भी आप लोगों को एक बहुत जल्दी ही अलग से किसी
वीडियो में बता दूंगा। तो यूएसएसआर यानी जो संयुक्त सोवियत रशिया थे, वो अपना इन्फ्लुएंस यूरोप में बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। यानी दो गुट तो ऑलरेडी बने हुए हैं और इन दोनों अपने अपने पीक पे चल रहे हैं, दोनों अपने अपने महत्व पे चल रहे हैं। इसी कंडीशन में ब्रुसेल्स में एक संधि साइन की जाती है, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स यानी ब्रुसेल की संधि कहते हैं। ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स की संधि कहते हैं। इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप को एक संधि के अंतर्गत शामिल किया और इसको हम लोग मान सकते हैं कि फॉर्मली ऑफिशियली ये नाटो की शुरुआत हुई। तो संस्थापक देशों की अगर आप बात करते हैं तो बेल्जियम था, नीदरलैंड था, लग्जमबर्ग था, फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम था और इन्होंने ही नाटो का एक बोले तो रूपरेखा तैयार की और इनके इनिशिएशन किया, खुद से परसुएड किया। ये जो संधि थी, इस संधि ने बाद में पश्चिमी यूरोपीय संघ के लिए एक सैन्य गठबंधन भी बनाया। इस संधि ने एक दूसरे के जो राष्ट्रीय हित हैं, सामरिक हित हैं, जो सुरक्षा हित हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। प्लेटफॉर्म तैयार करने के साथ साथ इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने उसको परस्यू करना शुरू किया और एक मिलिट्री अलायंस बनाया जो कि वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के लिए बनाया गया। अभी ध्यान रखिएगा कि अभी यूरोपियन यूनियन जैसा कोई भी विचारधारा नहीं आई है। यूरोप में ही क्यों, कई बार ये प्रश्न उठता है कि यूरोप में ही क्यों। तो यूरोप के जितने भी देश हैं उन देशों में अगर हम लोग देखें तो वो देश, पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, व्यापारिक शक्ति रहे थे। कई जगहों पे उनके उपनिवेश रहे थे, औपनिवेशिक सत्ता को वो लोग देख रहे थे। विश्व युद्ध के बाद भी यद्यपि अगर हम लोग देखें तो ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की शक्तियां कमजोर होती हैं, मगर फिर भी अभी विश्व के निर्णायक भूमिकाओं में वो लोग थे। वो उनके निर्णायक भूमिका में हम लोग उनको मान सकते हैं। अब ऐसी दशा में और विशेषकर जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ में बड़ा ही अगर हम लोग बात करें तो प्रभाव रहा है, खासकर अटलांटिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में। तो इन लोगों ने वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन का गठन कर दिया, लेकिन ये निर्मूल था, ये निर्मूल था। यूरोपीय देश अपने आप को ये बता रहे थे कि उनके पास में शक्ति है, वो शक्ति संपन्न है, साधन संपन्न है, लेकिन उनकी साधन संपन्नता का यहाँ पे कोई मूल नहीं था और इनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तब तक महत्व नहीं था जब तक कि उस समय का सुपर पावर अमेरिका उसके साथ न जुड़े। जिस भी संगठन में अमेरिका का उस समय प्रभुत्व होता, अमेरिका का पार्टिसिपेशन होता, अमेरिका का सहयोग होता, वो संगठन वैश्विक मामले में अपने आप को मजबूत संगठन के रूप में प्रस्तुत कर सकता था। अब इसलिए और दूसरी जरूरत भी क्या है? दूसरी जरूरत ये है कि इन सारे यूरोपीय देशों को जो खतरा है, चूंकि मैंने अभी भी बताया कि ये सारे यूरोपीय देश व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नत थे, व्यापारिक शक्ति रहे थे। दूसरी तरफ सोवियत रशिया साम्यवाद का प्रसार उस क्षेत्र में कर रहा है, यानी यूरोप में दो विचारधाराओं का टकराव अवश्यंभावी होने लगा। आर्थिक हित किसी भी जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उस अंतरराष्ट्रीय संबंध में आर्थिक हितों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, वो अगर मैं जब पढ़ाऊंगा तब फिर आप लोगों को बताऊंगा कि
किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन डिराइव होता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके सर्टेन चेंजेस होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जैसे हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर करके नई सिनेरियो में भी आती हैं। प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जो लुक ईस्ट था उसकी कैसे एक्ट ईस्ट में बदल गया, हम लोग अभी यूरोप की तरफ में क्यों फोकस कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया का क्या रिलेशन है, हम लोग सेंट्रल एशिया में क्या पार्टिसिपेशन है, मतलब सारी चीज़ें को हम लोग देखेंगे जब हम लोग आईआर पढ़ेंगे तब। आईआर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है, और अगर हम लोग देखें तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न आईआर से रहते हैं। लगभग 80 नंबर का प्रश्न पेपर 2 में आईआर से होता है, तो आपको बहुत आवश्यक है देखना है, और ये पूरे अच्छे से नंबर देता है। डायनेमिक सब्जेक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय हित उन उद्देश्यों का छुपा हुआ है कि अगर वहां पे एक अलग सी साम्यवादी विचारधारा ने अपना पांव पसार लिया, तो फिर उनकी सारी की सारी जितनी भी अपनी विचारधाराएं हैं वो समाप्त तो हो जाएंगी। और वो साम्यवादी विचारधारा केवल विचारों के माध्यम से ही नहीं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए बताया, वो इसी बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए बताया था कि उनके पास में मिलिट्री पावर और मिलिट्री टास्क फोर्स किसका है। मिलिट्री टास्क फोर्स है सोवियत यूनियन का, जो सोवियत संघ है, इनका मिलिट्री घातक मिलिट्री फोर्स था। अब इनके काउंटर करने के लिए, इनका सामना करने के लिए, ऐसा नहीं था कि बस इसका सामना करना खाली सोच लेने से सामना हो जाता, इसका सामना करने के लिए ये आवश्यक था कि अमेरिका जैसी शक्ति को इसमें एंट्री कराई जाए। अच्छा, मैं बड़ा आपको अमेरिकी शक्ति का एक एग्जाम्पल देता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों आवश्यक हुआ। एक छोटी सी इंसिडेंस, एक छोटी सी घटना, आप लोगों ने शायद संभवतः ध्यान दिया हो या पता नहीं, शायद ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा तो ध्यान में आ जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, विश्व युद्ध 2 चल रहा था, तो इस विश्व युद्ध के दौरान अगर हम लोग बात करें बच्चों, जितने भी बच्चे हैं आपस में बातचीत न करते हुए इन सब चीजों पे फोकस करें। बातचीत तो कभी भी हो जाएगी आप लोगों की, इन सब चीजों पे फोकस करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, तो विश्व युद्ध 2 में पलड़ा दोनों तरफ बराबर बराबर का था, इक्वल इक्वल का था। रोम बर्लिन टोक्यो की धुरी, और इन रोम बर्लिन टोक्यो इनने पूरे के पूरे जो फ्रेंडली अलायंस हैं, मित्र देश हैं, इन सब को पानी पिला के रखा था, कोई भी ये नहीं। और अमेरिका उसमें पार्टिसिपेंट नहीं था, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था, अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था। अमेरिका भाई पूर्ण रूप से व्यापारी व्यक्ति, उस समय तक अमेरिका ने अपने आप को व्यापार तक ज्यादा सीमित रखा था, वो कहीं अपने फालतू आलतू मामलों में अड़ता नहीं था, डायरेक्टली अपने आप को फोकस रखता था। तो वो शामिल नहीं हुआ था। अब मित्र देशों का पलड़ा कमजोर होने लगा, इन्हें लगा कि अगर हमें इस युद्ध में विजय श्री प्राप्त करनी है तो हमें अमेरिका के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। अब अमेरिका को बोलते कि भाई हमें सहयोग करो, कैसे क्यों करेगा भाई, वो तो इन्हें भी सारी चीजें बेच बाच के खुश है, इन्हें भी बेच के खुश है। अच्छा तुम्हें चाहिए, ये लो तुम्हारे लिए, अच्छा सिर्फ तुम्हारे लिए लो, तुम्हारे लिए सिर्फ ये बना के दिए, तुम्हें चाहिए ये भी ले तुम। तो उनका तो दोनों तरफ से जिसको हम लोग बोले कि उंगलियां कड़ाही उड़ाही में बड़ा अच्छा से होता है ना कि 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में, तो उस तरह की सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, अब इन सारी चीजों को आप कैसे कवर अप करें, इन सारी चीजों पे कैसे लेकर करके चले, अमेरिका तो शामिल होगा नहीं, तो क्या किया जाए, अमेरिका को उकसाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा। देखो,
अमेरिका का एक खासियत है, अमेरिका कहता है कि भाई अ, हम जल्दी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में जाएंगे। लेकिन अगर हमारे एक भी नागरिक को नुकसान होगा, अमेरिका का ये ट्रेंड वाक्य है कि अगर एक भी नागरिक को हमारे नुकसान हुआ तो हम अंतरराष्ट्रीय कानून तो बाद में आएगा, पहले मेरा कानून चलेगा और जहां भी वो व्यक्ति रहे, विश्व के किसी देश में किसी भी क्षेत्र में छुपा हुआ रहे, वो उस देश का नहीं बल्कि अमेरिका का शत्रु होगा और अमेरिका उसको उस घर में घुस कर करके मारेगा। आज भी विक्टिम्स आप देखते होंगे, अगर अमेरिका के किसी नागरिकों को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो कहीं भी वो शामिल रहे, वो उसे घुस के मारता है और वो उसकी संप्रभुता वगैरह नहीं देखता। ये सबको मालूम है, ये अमेरिका का डिक्टिम है एक। क्योंकि अमेरिका भी क्या है, एक संगठन ही तो है, 50 देशों का संगठन जिसने अपने आप को शक्ति महाशक्ति के रूप में बनाया। अब इनको युद्ध में शामिल करना है, युद्ध में ये शामिल होंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जापान जो टोक्यो जिनकी राजधानी है, इन जापान को प्रोवोक कर दिया। कहा कि भाई हम लोगों से लड़ झगड़ करके क्या करना है, लड़ना है तो अमेरिका से लड़ो, अमेरिका को तुम जरा सा दिखाओ कि तुम क्या चीज हो। अब जापान को आ गया जोश, और जब भी किसी को जोश आ जाता है, नया नया सब तरफ से युद्ध जीत रहा होता है, तो किसी की शक्ति का भान हुए बिना भी उस पे लोग युद्ध छेड़ देते हैं। बोला कि रुक जाओ, मैं काम करता हूं। और इन्होंने क्या किया, अमेरिका का एक जहाज था पर्ल हार्बर, ये पर्ल हार्बर जहाज था, युद्धपोत था, बड़ा बढ़िया सा युद्धपोत। पर्ल हार्बर एक मूवी भी आई है, आप लोग अगर कभी समय मिले तो देखिएगा, बड़ा अच्छी सी मूवी है। तो ये जो पर्ल हार्बर है, अमेरिका इस पे नाज करता था, अपने आप को सोचता था कि हाँ मतलब होता है ना कोई चीज दिखाने का कि हाँ मेरी शक्ति का प्रदर्शन है कैसे, तो पर्ल हार्बर। इन लोगों ने जापान को उकसा दिया कि तुम्हें अगर हम लोगों से तो लड़ ही रहे हो, हिम्मत है तो जरा पर्ल हार्बर को कुछ करके दिखाओ। एक बड़ा अच्छा, आप कई मूवी में देखते होंगे, किसी को पिटवाना होता है तो लोग बोलते हैं कि मुझे तो मार लिया, जरा इनको हिम्मत है तो मार के दिखाओ। उसको भी पीट लिया तो बोलता अच्छा जरा हिम्मत है तो उसको मार के दिखाओ। बट बहुत सारी मूवीज में भी है और नॉर्मल भी होता है कि व्यक्ति को जब खुद पिट जाए, लगता है कि वो तो पिट रहा है तो क्या करे, तो किसी मजबूत आदमी से इस पिटने वाले को भिड़ा दो, या तो ये निकल जाएगा या वो निकल जाएगा। तो वैसे ही सबने जापान को चढ़ा दिया कि भाई तुम हम लोगों से युद्ध करके क्या कर रहे हो, अगर युद्ध ही करना है तो अमेरिका से युद्ध करके दिखाओ। तो कैसे किया जाए युद्ध, तो अमेरिका के पर्ल हार्बर को अटैक करके दिखाओ। जापान ने बोला कि तुम लोगों को तो हम परेशान कर ही रहे हैं, अमेरिका को करने में क्या है। उन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर विनष्ट हो गया। जैसे विनष्ट होता है, अमेरिका ने युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ली, और वो डायरेक्ट एंट्री विश्व और मानवता दोनों के लिए एक दुष्स्वप्न साबित हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध में, और इसके आप अगर देखें तो इसकी इसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस पर्ल हार्बर पे कितना अपना स्वाभिमान रखा था और उसके स्वाभिमान को कितनी चोट पहुंची थी। उसने पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को नष्ट कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर उसने परमाणु हमला कर दिया, और परमाणु बम से हमला करके इन्होंने दोनों को नष्ट विनष्ट समाप्त कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिका और उसी के साथ जापान ने सरेंडर किया, और पूरी दुनिया को लगा कि अब जैसे जापान ने सरेंडर किया, सारे लोग जितने लोग थे सबकी कमर टूट गई। लगा कि भाई अब अगर कुछ भी हो तो अमेरिका 2-4 परमाणु बम उस पर न फोड़ डाले। अब
यूरोपियन यूनियन जो बना है, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन, इसमें तभी मजबूती आएगी जब अमेरिका इसका मेंबर बने और वही इस सोवियत यूनियन से क्या कर सकता है, टक्कर ले सकता है। इसलिए अब तुरंत एक टॉक शुरू होता है, एक बातचीत शुरू होती है कि भाई एक मिलिट्री अलायंस है उसको आप लोग उस मिलिट्री अलायंस में शामिल होइए और अमेरिका को शामिल कीजिए। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि ये जो नाटो बना, इसमें अमेरिका संस्थापक देश नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है प्री में भी, ठीक है। अब इसी का रिजल्ट क्या रहा कि एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी होती है, उत्तर अटलांटिक संधि, जो वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की राजधानी में हुई। और इसमें क्या होता है, इसमें 5 जो संधियां थी, उन संधियों को इसमें ट्रीटीज को बुलाया गया और ये ब्रुसेल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड की 5 संधियों को मिला दिया गया। अभी अभी मैंने बताया कि इससे पहले मैंने अभी अभी ये, अगर हम लोगों को अगर ध्यान हो, इस स्लाइड में आप देखते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स था। ऐसी ही 5 डिफरेंट संधियां विश्व के अन्य अन्य देशों ने किया था। उन सारी संधियों को मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उनका फ्यूजन हो जाता है, उन सबको बना दिया गया। और 3 वर्ष के बाद ग्रीस और तुर्की भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तुर्की और ग्रीस भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक जो ब्रुसेल संधि से स्टार्ट हुआ जो संगठन था, अब वो धीरे धीरे विश्वव्यापी रूप लेने लगा। अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, एक मेजर रूप फॉर्म करने लगा। अब क्या होता है कि ये सब और सारे देश अब ललायित होने लगे कि भाई ऐसी बात है तो हम लोग भी इस तरह की संधि में इन्वॉल्व हो। अमेरिका है, अमेरिका उसके साथ चल रहा था और जो भी देश अपने आप को व्यापारिक शक्ति और इस मानते थे कि उनकी संप्रभुता की रक्षा की जाए, वो नाटो से तो संबंध जरूर होना चाहेंगे। लेकिन नाटो के साथ में क्या है कि एक फिजिकल बाउंड्री का भी सीन था, ज्योग्राफिकल बाउंडेशन भी था। तो इस कंडीशन में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, वो इसके सदस्य तो बन नहीं सकते थे, वो इनकी सदस्यता नहीं ले सकते थे क्योंकि वो ज्योग्राफिकल रीजन में नहीं आ रहे थे। तो ये बड़ा ही एक विकट समस्या हो गई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। अमेरिका चाहता था कि इनके साथ भी संधि करें, इनको भी हम इसमें रखें, लेकिन ज्योग्राफिकल बांध देता, एक भौगोलिक बात देता थी। बाकी सारे देश तो अटलांटिक महासागर के आसपास में हैं और सब वहाँ पे सदस्यता ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्या किया जाए, इसी को देखते हुए एक अन्य ट्रीटी की गई जो ANZU के नाम से जानी जाती है। इसमें 3 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। इसको हम लोग ANJUS समझौता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझौता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और विशेषकर अभी जो चौकोन का प्रश्न बनाया गया है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम देखते हैं तो संरक्षण के लिए, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो उसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन 4 देशों का, हालांकि ये जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है, आपने देखा होगा ये जो क्वाड है, ये इस तरह का फॉर्मेशन। तो उसी तरह से अमेरिका ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संधि का आयोजन किया और ये क्वाड संधि भारत ने इनफॉर्मल एक व्यापारिक अलायंस बनाया है।
ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं तो इसके विरोध में, क्योंकि अब तो अगर आपने देखा कि क्या बन गया भाई, अब तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अब उधर में नाटो का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट होने लगा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके विरोध में एक वर्साय पैक्ट यानी वर्साय संधि भी होने की बात हो रही है। अब इसके विरुद्ध में कौन सा होगा, वर्साय पैक्ट होगा। वर्साय पैक्ट को अब लीड कौन करेगा, वर्साय पैक्ट को लीड करेंगे रशिया। जबकि नाटो को लीड कौन कर रहा है, नाटो को जो लीड कर रहा है वो लीड कर रहा है अमेरिका। यानी कि जो दो धुर विरोधी हैं वो धुर विरोधियों ने अपने आप को लीड कराने में लगा दिया, दोनों अपने अपने आप को लीड करा रहे हैं। तो वर्साय पैक्ट किसके विरुद्ध लाया गया, इन नाटो के बढ़ते हुए विस्तार को रोकने के लिए 1955 में सोवियत संघ ने अपने मित्र देशों के साथ एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, जो दो कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के ध्रुव थे, उन ध्रुवों पे अपने अपने प्रभुत्व को दर्शाते। कहने का मतलब है कि दो विरोधी पक्षों को मजबूती से स्थापित करने के लिए इसका फॉर्मल एक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फॉर्मल गठन होता है, दोनों विरोधी पक्षों को मजबूती से स्थापित कर रहा था। तो अब आप लोगों को एक चीज मालूम चल गया होगा कि बैकग्राउंड क्या है इसका, नाटो का बैकग्राउंड और इसके काउंटर में जो वर्साय है उसका बैकग्राउंड, ये दोनों चीज आप लोगों को पता चल गई होगी। अब अगर हम लोग देखें तो नाटो के जो देश हैं उन्होंने दो कॉम्प्लीमेंट्री एम बनाया। सबसे पहला कि सुरक्षा बनाए रखें और दूसरा शांति स्थापित करने का कार्य करें। सोचिए, मिलिट्री बेस बना करके शांति स्थापित कराना। और आपको मालूम होना चाहिए यूएन कई जगहों पे सफल जहां नहीं हो पाता, यूएन का जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसने कई जगहों पे काम नहीं किया है, तो नाटो ने अपने आप को वहां पे किया है। कई बारी तो नाटो, ये आलोचक ये भी कहते हैं कि नाटो ने जो यूएन है, यूएन का अपने आप को एक पर्याय बना लिया है, एक ऑल्टरनेट बना लिया है, एक ऑल्टरनेट के हिसाब से कार्य कर रहा है। अब लेकिन इसमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म आया, और ये जो अगर क्या है कि आपने देखा कि वर्साय पैक्ट बन गया है, वर्सा की संधि हो गई है, तो इन दोनों डिफेंस मैकेनिज्म को क्या किया जाए कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ में बैलेंस करना है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करना है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि भाई एक काम किया जाए कि आर्म यानी कि जो हथियारों की होड़ न बढ़ाई जाए। लेकिन ये सिर्फ एक कहने की बात थी। इस दोनों संगठनों का दुष्परिणाम ये हुआ कि यूएस और यूएसएसआर के नेतृत्व में जितने भी जो इनके संगठक देश हैं, जितने भी मित्र देश हैं, उन्होंने न सिर्फ पारंपरिक हथियारों को बल्कि परमाणु हथियारों और तकनीक पे भी काम करना शुरू किया। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से अपना प्रभुत्व ज्यादा बनाने के लिए डायरेक्टली लड़ाई नहीं की इन्होंने, लेकिन हथियारों के मामले में इन दोनों ने एक दूसरे को, इसने 5 हथियार बनाए तो उसने 6 बना लिए, उसने 6 बनाए तो उसने 7 बना लिए। ये हथियारों की एक फर्दर दौड़ शुरू हो जाती है। विश्व अगर हम लोग देखें तो शीत युद्ध समाप्त होने के पहले तक विश्व परमाणु के ढेर पे बैठा हुआ था। अगर एक भी चिंगारी लगती तो संभवतः संपूर्ण मानवता का नाश हो जाता। इतना ज्यादा इन लोगों ने आपस में, अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो गया, क्लैशेस कर लिए। अब
इन लोगों ने एक रक्षा तंत्र का निर्माण किया, एक दोनों ने अपने अपने डिफेंस सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म को स्टार्ट किया। अब अगर हम लोग बात करें तो इसी आलोक में 1990 के आसपास रशिया में एक राजनीतिक परिवर्तन होता है। मिखाइल गोर्बाचोव वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव एक बहुत शक्तिशाली राजनेता थे, विश्व स्तर पे भी उनकी पहचान थी। उन्होंने साम्यवादी सिद्धांतों को ताक पे रख के, अब चूंकि अब उनको भी कुछ कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे थे और उनकी जो इकोनॉमी है वो पिछड़ती जा रही थी, ऐसी समय में उनको अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ करेक्ट स्टेप्स लेने थे और उन स्टेप्स के अंतर्गत उन्होंने साम्यवाद का दामन छोड़ दिया। यूएसएसआर विघटित हो गया, जो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया है, ये विघटित हो गया, क्योंकि ये तो साम्यवादी विचारधारा पे टिका हुआ है और जब उस विचारधारा कोर से उस विचारधारा को निकाल लिया तो सब लोग अलग हो गए। कई पश्चिम एशियाई देशों का उद्भव होता है। आप देखते हैं तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, क्रीमिया, कई स्वतंत्र देशों का उदय होता है। अब जब जो संस्थापक हैं वही अलग हो गए तो सारी चीजें तो ब्रेकआउट होनी थी। ये वर्सा पैक्ट डिसॉल्व हो जाता है। जो वर्साई संधि है, इन लोगों के आपस में जितने भी संधि बनाई गई थी काउंटर करने के लिए नाटो को, वो संधि स्वमेव रूप से भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब ये संधि समाप्त हो जाती है तो सामान्य तौर पे नाटो का भी कोई अब उद्देश्य नहीं बच गया था। लेकिन क्या है कि अभी भी कई देशों का कई साम्यवादी देशों में भी कई ऐसे देश हैं जो अभी भी आक्रामक रणनीति को बनाए हुए थे और उनका डायरेक्ट थ्रेट इन संगठनों पे भी था। तो ऐसी दशा में अब आवश्यकता पड़ती है कि जो नाटो है उनके पर्पस को, उसके उद्देश्य को फिर से रिवाइव किया जाए, फिर से उसको चेक किया जाए, फिर से उसको बनाया जाए। और इसी उद्देश्य को देखते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो पुनर्मूल्यांकित किया गया, इसको फिर से रीचेंज किया गया और नई कई चीजों को इसमें जोड़ने की बात की गई। अब नाटो का पूरा उद्देश्य ये हो गया कि अब ये क्या करेगा, राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सभी देशों की रक्षा करेगा और क्या करेगा, और यहां पे अब ये फिर से अपने सदस्य देशों की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए आगे रहेगा। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो नाटो है, इस नाटो का कई जगहों पर क्या होता है, लीडिंग ऑपरेशंस भी हुए हैं। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में, आप देखें कोसोवो संगठन, देखें कोसोवो में अगर आप इसको देख रहे हैं, मेडिटेरियन सीज में, ओशन में आप देखते हैं तो इनका बहुत बड़ा रूल है। पूरी का पूरा इनका ऑपरेशन चल रहा है और लगभग नाटो ने विश्व शांति के लिए बहुत सारे एक बैलेंस एक्ट बनाने का प्रयास किया है। अगर हम लोग देखते हैं तो 2018 में नाटो ने एक इनिशिएट किया था ट्रेनिंग मिशन इराक में, जिसका मतलब था कि इराक के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उनके सारे जो क्षमताएं हैं उनका विकास किया जाए। क्योंकि देखिए इराक एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या कर सकता है, उस खाड़ी देशों के बीच में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। एक कई अन्य उसके साथ के आसपास के कई देशों में जो उभर रही कट्टरपंथ था उससे रोकने के लिए इराक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता था। तो इसलिए 2018 में नाटो ने क्या किया, इराक में
थोड़ा संगठनात्मक बदलाव करने का प्रयास किया, उनको ट्रेंड किया ताकि डिफेंस और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस उनके मजबूत हो सके। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो नाटो है, इस नाटो ने क्या करना शुरू किया, न सिर्फ देशों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अपने सदस्यों के साथ में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की, बल्कि अन्य जो विश्व के देश हैं उनकी भी संप्रभुता और अगर हम लोग देखते हैं उनके भी जो संप्रभुता और उनके स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका एक महत्वपूर्ण रूप में आगे उभर करके आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो अगर एक प्रश्न उठता है कि क्या हो अगर नाटो कोलैप्स कर जाए, यानी कि नाटो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम लोग देखते हैं कि जर्मनी और फ्रांस एक योजना सोच रहे हैं कि भाई अगर नाटो कोलैप्स हो जाता है तो क्या किया जाए। तो इसके लिए योजना तलाश रहे हैं, क्योंकि नाटो का अगर हम लोग देखें तो रियल औचित्य वर्ल्ड शीत कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, दो ध्रुवीय विश्व के खत्म होने के बाद में कम हुआ है, लेकिन यूरोप की चिंता व्यवस्थाएं अभी भी उसी प्रकार से समान है। तो जर्मनी और फ्रांस इसको देख रहे हैं, लेकिन बिना यूनाइटेड किंगडम के, यूरोपियन यूनियन के, इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका का कई देशों के साथ द्विपक्षीय अलायंस है, खासकर एशियाई देशों के साथ। एशिया उभरती हुई शक्ति है, तो ऐसे में क्या होगा कि नाटो जो है वो अगर फेल हो जाता है तो अमेरिका के द्विपक्षीय कई देशों के साथ में जो संधियां हैं वो इसका स्थान रिक्त होने पे भरने का प्रयास कर सकती हैं। लेकिन अपनी स्थापना के 70 वर्ष बाद भी नाटो का राजनीतिक और सैन्य गठबंधन के रूप में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भूमिका है। बहुत सारी अशांतियां हैं, बहुत सारे आपसी कॉन्फ्लिक्ट हैं, सदस्य देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, मगर फिर भी ये क्या है, ये एक हम लोग बोले तो लचीला सा मंच है, एक बड़ा ही ऐसा मंच है जिस मंच पे कई ऐसे नेताओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर हम लोग इसको संक्षेप में इसका पुनर्मूल्यांकन करें तो नाटो यद्यपि अब ये वर्साई पैक्ट खत्म होने के बाद में कुछ इसकी भूमिकाएं बदल गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन फिर भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इस संगठन को नकारना अ, विश्व में एक अगर हम लोग बात करें तो कई अराजकताओं को जन्म देगा। आज यूरोप, पूरा विश्व अगर एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रहा है तो उसमें कहीं न कहीं नाटो की सैन्य क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका में है। नाटो ने अपनी सैन्य क्षमता से ये दिखाया है कि वो विश्व को एक संगठनात्मक रूप में ला सकता है, और सभी देश जो संगठित देश हैं वो विश्व में उभरती हुई अन्य कई जो रूढ़ सैन्य शक्तियां हैं या कोई ऐसी सैन्य शक्ति जो कि विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करने का काम कर सकती है। बच्चों, कुछ विशेष चीज़ों को अब नाटो के विषय में आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। कुछ विशेष चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ। बच्चों, क्वेस्ट चैनल पे मैं इस महीने से प्री स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ करेंगे, यानी विषय के हिसाब से टेस्ट हुआ करेंगे। जैसे हम लोग
शुरुआत करेंगे तो मान के चलिए कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से होंगे 50 से 60 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक टेस्ट में। लगभग 2 घंटे का टेस्ट हुआ करेगा। ये 2 दिन सामान्य तौर पर हुआ करेगा। एक होगा मंगलवार को और दूसरा हुआ करेगा शनिवार को। इस टेस्ट का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में कुछ बदलाव किया जाएगा। इस टेस्ट का टाइमिंग हम लोग 6 PM टू 8 PM रखेंगे। अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो शनिवार को रविवार में बदला जा सकेगा, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज होगा। कुल 25 टेस्टों की एक श्रृंखला होगी। ये 25 टेस्ट होंगे इसमें, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन चैनल पे लिया जाने वाला टेस्ट होगा। अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंशिएंट का एक होगा, मिडिवल का एक होगा, मॉडर्न के 2 होंगे और आर्ट एंड कल्चर का एक होगा। ये टेस्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। जनरल साइंस का भी क्वेश्चन होगा, मतलब सब क्वेश्चंस को अलग अलग। और इन सब जितनी भी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे, इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इन सब का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करूं कि जो भी टेस्ट होने वाला होगा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अनअकैडमी का एप्लीकेशन जो है इस ऐप पे दूंगा। जैसे इसमें 2 स्पेशल क्लासेस सपोज करो कि मैं लूंगा इकोनॉमी की, 2 स्पेशल क्लासेस आपको अन्य सब्जेक्ट्स की, ताकि आप प्री के हिसाब से इसमें आप एक ओवरव्यू टाइप का मैं लेकर करके दे दूंगा। ये ऐप पे ये सारी चीजें और बाकी टेस्ट सीरीज उस पे। साथ ही बच्चों एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज और भी हो रहा है, वो हो रहा है ऐप पे, जो कि प्रत्येक शनिवार या रविवार को आयोजित किया जाएगा अनअकैडमी के ऐप पे। और ये 1.5 घंटे के अंतराल का होगा, 90 मिनट का होगा। इसमें 25 टेस्ट इसमें भी आयोजित किए जाएंगे। और बच्चों इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी जो जो प्रश्न होंगे वो मिक्स होंगे, सारे विषयों से मिले जुले हुए से प्रश्न रहेंगे ये। और ये जो हमने अभी आपको क्वेस्ट चैनल पे बताया, इस पे मैं जो 25 टेस्ट लूंगा, इस 25 टेस्ट के अलावा 5 टेस्ट सी सेट पर भी लिया जाएगा, 50 क्वेश्चनों के अंतराल का। तो कुल 30 टेस्ट का आप लोगों के 26 जून के प्री के पहले पूरी की पूरी ये चीजें आप लोगों के साथ की जाएंगी, ताकि आप अपनी प्री की तैयारी को अच्छे से कर सकें। बच्चों ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप यहाँ पे उपस्थित हो। आप मुझे t.me _निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है। और इस पे मैं समय समय पे PDF फॉर्मेट भी डाला करूंगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कुछ अलग सी चीजें आ सके। आप मुझे @spectra निशांत 7339 पे जुड़ सकते हैं, जिससे आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे ढूंढ सकते हैं और इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बच्चों जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, मेरे कोड निशांत1 का यूज करें। निशांत1 कोड का यूज करने के बाद आपको एक तो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, साथ ही कई आप लोगों के जो आवश्यक जितनी चीजें हैं, जैसे मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग और ये सारी चीजें, उन सब पे मैं आप लोगों को फोकस कराऊंगा। बीइंग अ मेंटर, मैं चाहूंगा कि 2021 और 22 में देने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो लोग मेरे साथ जुड़े और मैं उन लोगों को उनकी जो एम है, उनका जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त कराने में सहायता कर सकूं। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी।